एल्गी के केस में, एल्गी के केस में जाइगोट बनते ही जाइगोटिक मियोसिस हो जाएगी, क्योंकि एल्गी की थैलॉइड बॉडी हैप्लॉइड है एंड हमें जाइगोट को डिप्लॉइड को हैप्लॉइड में कन्वर्ट करना होगा। तो ये प्रोसेस तो हम कई बार देखते आए हैं और उससे पूरी की पूरी प्लांट बॉडी या ह्यूमन बॉडी या एनिमल बॉडी को जनरेट होते हुए हमने देखा है। तो दैट इज द डिफरेंट स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल एट्रीब्यूट। अगर हम ह्यूमन के केस में बात करें तो लीवर कैसे अलग हो गया, लंग्स कैसे अलग हो गए, ठीक है, हार्ट कैसे अलग हो गया, ये सब क्या है, एक डिफ्रेंसिएशन है, स्पेशलाइजेशन है, ठीक है। एक जनरल एग्जांपल जैसे मैं समझाती हूँ तुम लोगों को कि अभी नीट कर रहे हो सब कॉमन हो, एमबीबीएस करोगे देन ऑल्सो यू आर कॉमन, एंड देन व्हेन यू गो फॉर द एमडी, एज पर इंटरेस्ट, एज पर योर स्पेशलाइजेशन, यहाँ पे आप स्पेसिफिक हो। क्लियर बच्चा? तो वही क्वेश्चन है कि ये जो जाइगोट था वो सिंगल सेल था, एक ही था, उससे ही सारी चीजें बनी हुई हैं, तो कैसे सारे अलग अलग फंक्शनल एट्रीब्यूट्स फॉर्म हो गए? Why and how do they have different structural and functional attributes? फास्ट तो नहीं लग रहा है क्लास? फास्ट तो नहीं लग रहा है? तो हमारा क्वेश्चन ये था कि हम स्पेसिफिसिटी की तरफ जा रहे हैं, तो जाइगोट से ही कैसे ये स्पेसिफिक ओरिएंटेशन ग्रोथ डेवलपमेंट हुई है, उसी चीजों को हमें पढ़ना है। क्लियर? तो डेवलपमेंट, अब डायरेक्ट आपके क्वेश्चन है बेटा, एकदम अटेंटिव होकर सुनो, इसलिए मैं बोल रही थी कि बहुत चीजें आपको पढ़ी पढ़ी ही लगेगी। तो जब तक हार्मोन वाला पार्ट नहीं आ रहा है, तब तक ये चैप्टर में कुछ भी ऐसा नहीं है जो आपने पढ़ा नहीं है, बस उसको रिलेट करना है। डेवलपमेंट इज द सम ऑफ टू प्रोसेस, ये डायरेक्ट एमसीक्यू है, डायरेक्ट एमसीक्यू है, मार्क करो एनसीईआरटी में। ग्रोथ एंड डिफरेंशिएशन, अब इसमें तुमको लिख ले कि ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन, तो कहोगे मैडम रिप्रोडक्शन भी तो होगा तभी तो डेवलप करेगा। अरे बाबा, सबका अलग अलग पैरामीटर है, सबकी अलग अलग लिंक है, ठीक है। ग्रोथ एंड डिफरेंशिएशन, दिस इज जनरल। एक जाइगोट बना है, वो ग्रो कर रहा है, वो डिवाइड कर रहा है, देन वो डिफरेंशिएट कर रहा है कि वो लीव बना रहा है, वो स्टेम बना दिया, वो रूट बना दिया, दैट इज डेवलपमेंट, ठीक है। ग्रोथ एंड डिफरेंशिएशन, तो इसमें किसी की कोई गलती, कोई कॉन्सेप्ट में उथल पुथल नहीं करना है, एकदम क्लियर, ठीक है। तो डायरेक्ट ये एमसीक्यू आपका डेवलपमेंट, जब सीधे डेवलपमेंट की बात करेंगे तो वी कांट से इट इज ओनली डिफरेंशिएशन, वी कांट से इट इज ग्रोथ, एंड वी कांट इंक्लूड इन दिस सेल डिवीजन। सेल डिवीजन से हमें मतलब नहीं है। अभी हम जब डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं तो मतलब सेल डिवाइड होके दो सेल बन चुकी है, इस सेल में हमको डेवलपमेंट करना है, तो डेवलपमेंट प्रोसेस यहां से स्टार्ट हो रहा है। सेल डिवीजन उसका प्रिकर्सर है, प्रिमिटिव है, प्रोसेस है। इज इट क्लियर बच्चा? एकदम सही से हमें लाइन बाय लाइन समझ में आना चाहिए, क्योंकि डायरेक्ट लाइन नहीं आएगी, आपको घुमा के पूछेगा और उसमें आपको दे देगा रिप्रोडक्शन, ट्रांसपोर्टेशन, इट इज इसेंशियल, दिस इज इसेंशियल, देखने में सभी इसेंशियल लग रहा है, लेकिन आंसर तो कुछ एक ही है ना बेटा। वहां पे आपको पूछा जा रहा है कि आप कैसे रिलेट कर पा रहे हो, कैसे डिफ्रेंशिएट कर पा रहे हो। तो डेवलपमेंट क्या है? व्हाट इज द डेवलपमेंट? ग्रोथ एंड डिफरेंशिएशन। ग्रोथ किससे होता है, चलो बताओ। मेनली एक सेल ग्रो क्यों करती है, क्या चीज इसके अंदर बढ़ रहा है कि सेल ग्रो कर रही है? एलम, आकाश, मनाली, निनाद, पृथ्वी, श्रुति, विदला, फास्ट रिप्लाई करो बेटा। व्हाट इज ग्रोथ? पढ़ लिया, बहुत हमने डिवीजन पढ़ाया है। वेरी गुड। सेलुलर कंटेंट, इंक्रीज इन नंबर, वो अलग बात है। ग्रोथ दोनों तरीके से हो सकता है। मैंने कहा एक सेल कैसे ग्रो करेगी, मतलब इंक्रीज इन नंबर नहीं है, एक ही सेल का पूछ रहे हैं। यही सब हम एकदम तुम लोग को, इसलिए हम एकदम ऐसे हथौड़ा लेके ठोकते रहते हैं कि हर क्वेश्चन की पॉसिबिलिटी को समझो। इंक्रीज इन नंबर ऑल्सो करेक्ट, लेकिन उसने पूछा एक सेल की ग्रोथ कैसा है। इंक्रीज इन नंबर इज करेक्ट। यहाँ पे क्या होगा? मोर एक्यूरेट इज व्हाट? कंटेंट इनसाइड इट, मतलब कंटेंट में भी, और बताओ क्या हो गया, और स्पेसिफिक हो। व्हाट इज द फिजिकल बेसिस ऑफ लाइफ? व्हाट इज द फिजिकल बेसिस ऑफ लाइफ?
जेनेटिक मटेरियल डबल हो गया तो डिवीजन होगा बेटा। जेनेटिक कंटेंट ना ना ना, फिर देखो गलती कर रहे हो। व्हाट इज द फिजिकल बेसिस ऑफ लाइफ? ना ना, प्रोटोप्लाज्म लिखा हुआ है आंसर। फिजिकल बेसिस ऑफ लाइफ इज प्रोटोप्लाज्म। प्रोटोप्लाज्मा होना जरूरी है, प्रोटोप्लाज्म नहीं है वायरस के पास, तभी हम उसको नॉन लिविंग लिविंग के बीच में अभी टहला रहे हैं। प्रोटोप्लाज्मा हो जाता वायरस के पास तो उसको हम लिविंग में रख लेते यूनिसेलुलर। सुनो अभी ध्यान से, जेनेटिक कंटेंट अब सबको हम क्लियर कर रहे हैं, ठीक है। एलम तुमने लिखा जेनेटिक कंटेंट, ईशा ने लिखा जेनेटिक। जेनेटिक कंटेंट अगर ग्रो कर जाएगा तो प्रोसेस कौन सी होगी? 2C से 4C हो गया तो प्रोसेस कौन सी हो जाएगी? सेल डिवीजन। याद आ रहा है? सेल डिवीजन में चली जाएगी सेल। डीएनए डबल हुआ तो सेल डिवाइड करेगी, ग्रो नहीं हुआ फिर, ठीक है। सेल ग्रोथ मतलब इंटरनल प्रोटोप्लाज्मिक कंटेंट का इंक्रीज होना, दैट इज द ग्रोथ ऑफ सेल, ठीक है बच्चा। अब जो सुनो फिर ध्यान से, अब यहाँ पे क्या लिखा था, ग्रोथ एंड डिफरेंशिएशन। To begin with, it is essential and sufficient to know that the development of a mature plant from a zygote is also known as fertilized egg. साइमा है क्या क्लास में? ठीक है। फर्टिलाइज्ड एग इन सब में डिफरेंस समझ में आना चाहिए। एग इज फीमेल गैमेट, ठीक। फर्टिलाइज्ड एग मतलब फीमेल गैमेट और मेल गैमेट के फ्यूजन से बना है फर्टिलाइज्ड एग। तो फर्टिलाइज्ड एग कभी सिंगल मेल फीमेल गैमेट नहीं होगा बेटा, इट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ मेल गैमेट एंड फीमेल गैमेट, दैट इज ऑल्सो नोन एज जाइगोट। क्लियर? अब ऑप्शन में आपको जाइगोट की जगह फर्टिलाइज्ड एग लिखा हुआ है, इट मीन्स कि आफ्टर फर्टिलाइजेशन वो एग का स्टेज है, समझना है। एंड इट इज सिंगल सेल स्टेज, सिंगल सेल है, सिंगल सेल है। फॉलो अ प्रिसाइज एंड हाईली ऑर्डर सक्सेशन ऑफ इवेंट। अगेन इसको अंडरलाइन करो, अंडरलाइन करो, दिस इज लाइन बेस्ड क्वेश्चन, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन। ऑर्डर्ड सक्सेशन ऑफ इवेंट, अगर जाइगोट डिवाइड कर रहा है तो दो, दो से चार, चार से आठ, ऐसे डिवाइड करता जाएगा और बढ़ता जाएगा, डिवाइड करेगा, नंबर ऑफ सेल्स बढ़ रही हैं, अलग अलग तरीके से डिफ्रेंशिएट होंगी ये, लेकिन रिवर्स नहीं हो सकता कभी, ठीक है। अब देखो इसको, कुछ कंफ्यूजन की बात नहीं है। एक मदर का वॉर्म है, उसके अंदर फीटस डेवलप कर रहा है, अब 5th महीने में उसके हाथ पैर बन चुके हैं, डिजिट्स बन चुकी हैं, ठीक है। तो वो रिवर्स होके नहीं जा सकता कि उसके डिजिट गायब हो जाए, हाथ पैर गायब हो जाए, ऐसा नहीं हो सकता ना। इज इट क्लियर? तो सब क्या है? ऑर्डर, हाईली ऑर्डर, एकदम अंडरलाइन कर लेना। जो डेवलपमेंट है, जो मैचुरेशन है, दैट इज यूनिडायरेक्शनल एंड सक्सेसिव इवेंट्स, हाईली ऑर्डर्ड एंड सक्सेशन इवेंट्स। ए के बाद बी, बी के बाद सी, सी के बाद डी है तो कभी भी डी के बाद सी नहीं होगा, डी के बाद बी नहीं होगा। इज इट क्लियर? डी के बाद बी नहीं होगा। ऐसे छोटे छोटे एग्जाम्पल लिख लिया करो ताकि तुम्हें समझ में आए ये लाइन कह क्या रही है। नाउ नेक्स्ट, ड्यूरिंग दिस प्रोसेस अ कॉम्प्लेक्स बॉडी ऑर्गेनाइजेशन इज फॉर्म। वी नो कि कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ती जाएगी, मल्टी सेलुलर है, ऑर्गन बन रहे हैं तो अब कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ेगी, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन बढ़ेगा, ठीक है। आप एल्गी के केस में देखोगे तो थैलाइडल बॉडी है, आप टेरिडोफाइटा में देखोगे तो वहां वेस्कुलर बंडल आ गए, आप जिम्नोस्पर्म में देखोगे तो वहां सीड का फॉर्मेशन तक प्रोसेस जा रहा है, आप एंजियोस्पर्म में देखोगे तो कॉम्प्लेक्सिटी और बढ़ गई और वहां पे फ्लावर्स का फॉर्मेशन होने लगा। Is it clear? So during this process, a complex body organization is formed that produces roots, leaves, branch, flower. अब ये हम कह रहे हैं, जब हम हायर की बात कर रहे हैं तो we are talking about the angiosperm. जब फ्लावर, फ्रूट, सीड सबकी बात हो रही है, फ्लावर की बात हो रही है मतलब एंजियोस्पर्म। तो हमें एक सक्सेसिव ग्रोथ भी मैनर याद रहना चाहिए कि एल्गी, एल्गी से ब्रायोफाइटा, ब्रायोफाइटा से टेरिडोफाइटा, टेरिडोफाइटा से जिम्नोस्पर्म, एंड फाइनली वी आर learning about the higher angiospermic characteristics and eventually they die. तो हमें पता है एक लाइफ स्पैन होती है बेटा, हर लिविंग एक्सेप्ट बैक्टीरियल कैंसरस सेल्स, इनको छोड़ के बाकी सब क्या है, सबका लाइफ स्पैन है, सब बर्थ हुए हैं और सबकी डेथ होगी। फिगर 5 15.1 कहाँ है ये, ठीक है।
अभी देखो जनरल सा इसमें हाइपोकॉटिल क्या होता है ये सब हम रिप्रोडक्शन वाले प्लांट चैप्टर में अच्छे से बता देंगे। अभी तुम्हें समझ में आ रहा है, जैसे जस्ट सपोज इट इज अ ग्राम सीड, एक चना है, जब आप उसको ग्रो कर रहे हो तो जो स्प्राउट निकल रहा है इनिशियली दैट इज हाइपोकॉटिल, कनेक्शन बनाता है, फिर उससे आपका रूट सिस्टम एंड शूट सिस्टम डेवलप होने लगा, ऊपर की तरफ एपिकॉटिल हो जाता है, नीचे की तरफ हाइपोकॉटिल जाता है। देखो ये रह गया आपका सीड। अब इस पर्टिकुलर प्लांट में आपको दिख रहा है कि सीड बाहर है, जमीन के बाहर आ गया, ग्रोथ के बाद यहाँ पे फोर्स लगा और वो सॉइल के बाहर आ गया। अब ये सब प्रोसेस अभी नहीं पढ़नी है, जस्ट आप देखो इमेज देखो उसको समझो, ठीक है। अब ये प्लांट की स्पीसीज डिसाइड करेगी कि ये ग्रोथ अंडरग्राउंड होनी है या ये ग्रोथ बाहर हो रही है, ठीक। फर्स्ट यहाँ से जब प्लांटिंग हो रहा है, दिस इज द सीडलिंग प्रोसेस, ठीक। ये प्लांट का फॉर्मेशन है, ये प्लांटलेट हो गया एंड देन ये कंप्लीट प्लांट हो गया। समझ में आ रहा है ना बच्चा? एपिकॉटिल उसके ऊपर, कॉटिलेडॉन के ऊपर एपिकॉटिल, ये सब रिप्रोडक्शन में जब डेवलपमेंट बताएंगे तब वहां कवर हो। हाइपोफिस बेलो। बट अभी जो आपको समझना है कि डेवलपमेंट एक कैसे हो रहा है, बीन को लिया गया है यहाँ पे, बीन प्लांट में लेवल इंपॉर्टेंट है, फिगर इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखना, ठीक। ध्यान में रखना, डायरेक्ट ये दो इमेज देके हाइपोकॉटिल एपिकॉटिल पूछ सकता है, क्लियर। तो इमेज ध्यान में रखो, सीड कोट, सीड की कवरिंग, ठीक है। अब देखो यहाँ पे ध्यान से देखो, सीड, सीड के बाद सीडलिंग, सीडलिंग के बाद प्लांटलेट, प्लांटलेट के बाद प्लांट एंड देन अब यहाँ पे वेजिटेटिव ग्रोथ तक दिखाया है, फिर इसके बाद फ्लावरिंग, फ्रूट, और एक सीजन का होगा तो खत्म हो जाएगा, लाइफ स्पैन खत्म, मल्टीपल सीजन के होंगे तो अपनी ये पूरी लाइफ को फॉलो करके उसके बाद इसकी डेथ हो जाएगी। तो पॉइंट ये है कि देयर आर सेवरल स्टेजेस, क्लियर, एंड इवेंचुअली दे डाई, धीरे धीरे वो डेथ की तरफ चले जाते। द फर्स्ट स्टेप इन द प्रोसेस ऑफ प्लांट ग्रोथ इज सीड जर्मिनेशन। अगर हम पहला स्टेप देख रहे हैं तो सीड जर्मिनेशन है। सीड फॉर्मेशन के तक का प्रोसेस क्या है बेटा? पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट, पोस्ट फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन एक होता है, ठीक, जहां पे गैमेट फ्यूज हो रहे हैं, प्री फर्टिलाइजेशन, गैमेटोजेनेसिस, गैमेट का फॉर्मेशन, फर्टिलाइजेशन एंड देन पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट में आपका सीड का फॉर्मेशन तक की प्रोसेस। उसके बाद सीड चला गया डोरमेंसी में, जैसे जैसे अभी देखो एकदम, बहुत कंफ्यूज नहीं होना, बहुत ऐसे हौच पौच भी मत हो, स्पीड फास्ट लगे तो तुम लोग बोल सकते हो, ठीक। अब हम कह रहे हैं कि फिर से वही एग्जांपल लेते हैं हम कि आपने चने का स्प्राउट बनाने के पहले उस चने को महीनों घर में रखा हुआ है बॉक्स में, वो नॉन लिविंग नहीं है, वो लिविंग है, उसकी मेटाबॉलिक बहुत रेट डाउन चल रही है, क्लियर, ठीक है बच्चा। लेकिन जैसे ही आपने उसको वाटर दिया और आपने उसको स्प्राउट बनाने के लिए रखा, वहां इम्बिप्शन की प्रोसेस हुई, वहां ऑस्मोसिस, एंडोऑस्मोसिस हुआ, वहां पे सीडलिंग हो जाएगी एंड ग्रोथ स्टार्ट हो जाएगा, क्लियर बच्चा। तो जब तक वो डिब्बे में था वो नॉन लिविंग नहीं था, लेकिन वो अपने फेवरेबल फेज का वेट कर रहा है। फेवरेबल फेज के पहले तक सीड सीड स्टेज में है, डोरमेंसी में, ये सब हार्मोन में पढ़ना है आपको आगे इसी चैप्टर में। डोरमेंसी में, डोरमेंसी ब्रेकडाउन हुआ एट अ फेवरेबल सिचुएशन, जब फेवरेबल कंडीशन आई और वो सीड जर्मिनेट करेगा। इज इट क्लियर? जब तक आपने उसको पानी में नहीं रखा था वो सीड जर्मिनेट तो नहीं किया था। किसी ने देखा है क्या आज तक डब्बे के अंदर मूंगफली में स्प्राउट आ गया हो, गेहूं में स्प्राउट आ गया हो, ठीक है, चने में आ गया हो, मूंग की दाल में आ गया हो, किसी में भी स्प्राउटिंग देखा है बॉक्स के अंदर? नहीं ना। जब तक आप उसको वाटर या कंडीशन नहीं प्रोवाइड कर रहे हो कि वो फेवरेबल कंडीशन में जाए, उसकी मेटाबॉलिक एक्टिविटी बढ़े, तब तक आपका वो प्रोसेस नहीं होगा। इज इट क्लियर? तो फर्स्ट स्टेप क्या है इन द प्रोसेस ऑफ प्लांट ग्रोथ? प्लांट ग्रो कहाँ से करेगा? एक सीड से प्लांट ग्रो करेगा, तो फर्स्ट स्टेप आपको क्या लेना है? प्लांट ग्रोथ का सीड जर्मिनेशन। अब कोई यहाँ पे ये नहीं देखेगा कि मैम फर्टिलाइजेशन होगा तभी तो सीड बनेगा, सीड जाइगोट बनेगा तभी तो सीड बनेगा, ये सब बात की बात, वो बेटा पोस्ट फर्टिलाइजेशन, वो पहले प्लांट में हो गया, ठीक है। अब ये बेबी होने के बाद, जैसे कोई बेबी बॉर्न हुआ है तो वो अपने प्यूबर्टी तक जब तक रिटेन नहीं करेगा तब तक तो वो ग्रो करेगा ना बेटा, उसी तरीके से। इज इट क्लियर? समझ में आया? The seed germinates when favorable condition for growth exist in the environment। यही हमने बात किया, फेवरेबल कंडीशन में अभी हमने क्या एग्जांपल दी?
हमने वाटर दिया उसको सप्लाई, कोई प्योर वाटर तो है नहीं, कुछ तो मिनरल्स प्रेजेंट होंगे, वहां प्रोसेस होगी, इम्बिप्शन, एब्जॉर्प्शन हुआ, देन ऑस्मोसिस हुआ, फिर वहां पे स्प्राउटिंग हो जाएगा। क्लियर है बच्चा? चलो आगे देखते हैं। इन एब्सेंस ऑफ सच फेवरेबल कंडीशन, तो यह मार्क रहना चाहिए, लाइन जो रेड रेड कर दिया मैंने हाईलाइट किया वो सब क्वेश्चन है बेटा। फर्स्ट स्टेप इन द प्रोसेस ऑफ प्लांट ग्रोथ इज सीड जर्मिनेशन। अब कोई कहेगा सीक्वेंस अरेंज करो फॉर द प्लांट ग्रोथ, तो उसमें फर्टिलाइजेशन वाले में नहीं जाना है आपको। प्लांट ग्रोथ सीड के बाद होती है, सीडलिंग से स्टार्ट होगी, तो सीड जर्मिनेट होगा, देन सीडलिंग होगा, तब उसका रूट और शूट सिस्टम डिफाइन होगा। द सीड जर्मिनेट्स, सीड जर्मिनेशन फर्स्ट प्रोसेस है, लेकिन उसके लिए फेवरेबल कंडीशन चाहिए। फॉर दैट दे डिपेंड ऑन द environmental factor. Is it clear? तभी वो जर्मिनेट करेगा। नाउ इन द absence of such favorable condition, the seeds do not germinate and goes into a period of suspended growth or rest. जो हमने डिब्बे में आपको ग्राम का चने को रखा दिया, मूंगफली को रखा हुआ है आपने, या आप उसको, मैंने एक चीज बताया था कि ड्राई वो कर दो, भून लो, तो वो हमेशा के लिए डेड हो गया। ठीक है, ये ड्राई कंडीशन है, वो लिविंग है, मेटाबॉलिक रेट डाउन है, लेकिन आपने उसको रोस्टेड कर दिया, रोस्ट कर दिया, तो वो सीड डेथ हो गई उसकी, अब वो सीड जर्मिनेट नहीं कर सकती। क्लियर बच्चा? तो समझना दो, सब कोऑर्डिनेशन समझो। सीड्स डू नॉट जर्मिनेट एंड गोज इनटू अ पीरियड ऑफ सस्पेंडेड ग्रोथ। जब सीड जर्मिनेट नहीं कर रहा है तो वो पीरियड डॉर्मेंसी वाला होता है, जिसको बोलते हैं सस्पेंडेड ग्रोथ और रेस्ट। वो लिविंग है, अपनी सर्वाइवल के लिए वहां पे जो स्टोरेज फूड है उससे वो यूज कर रहा है, एंड वो ग्रो करेगा, लेकिन वो ग्रो तब करेगा जब उसकी फेवरेबल कंडीशन आएगी। तो सस्पेंडेड है सारा, वो जिंदा है लेकिन सस्पेंड, अभी उसको जब तक ऑर्डर नहीं आएगा कि वो कोई फंक्शन करे, उस तरीके से वो चल रहा है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है। In this chapter, you shall also study some of the factors which govern and control this development process. अभी तक इतनी देर से इंट्रोडक्शन में चल रहे हैं, तो क्या हम पढ़ने वाले वो है, these factor are both intrinsic या इंटरनल हो सकते हैं, इंट्रिंसिक, इंटरनल, एक्सट्रिंसिक, एक्सटर्नल। तो for growth and development of a process, both intrinsic and extrinsic factors are responsible. ये एमसीक्यू है इस लाइन पर, लिखा सबने। For the growth and development of a plant or development process of a plant, both intrinsic and extrinsic factors are responsible. इमेज देख लिया हमने। नाउ अगर हम फर्स्ट फैक्टर लें तो दैट इज ग्रोथ। ग्रोथ क्या कह रहे हैं? ग्रोथ इज रिगार्डेड एज वन ऑफ द मोस्ट फंडामेंटल एंड कॉन्सिक्वेंस कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ लिविंग बीइंग। फंडामेंटल कैरेक्टरिस्टिक्स है। अब ये दिया है तुम्हें लाइन, ये ट्रू लाइन हो जाएगी, बट इट इज नॉट अ डिफाइनिंग प्रॉपर्टी ऑफ लिविंग बीइंग। ये हमेशा ध्यान में रखना है। अभी कल ही क्वेश्चन से सॉल्व किया। ग्रोथ जरूरी है, मोस्ट फंडामेंटल है। चाहे हम यूनिसेलुलर की बात करें, यूनिसेलुलर ग्रो करके ही बाइनरी फ्यूजन करेगा। क्लियर? तो एक सक्सेसिव डिवीजन के बीच में जो फेज है दैट इज द ग्रोथ। इंटरफेस की बात कर रहे थे हम लोग, देख रहे थे वहां पे ग्रोथ हो रहा है। एक शादी की तैयारी में हमने कहा कि जैसे टाइम लग रहा है आपको 4-5 महीने से शादी तय है, तो 4-5 महीने आपने तैयारी की और गेम खत्म हो गया सिर्फ एक दिन में, या कह लो कुछ घंटे में शादी ब्याह हो गया। ठीक है, तो व्हाट इज ग्रोथ? ग्रोथ इज इन लिविंग केस इरिवर्सिबल होगा, इंटरनल होगा, बट ग्रोथ इज नॉट अ डिफाइनिंग प्रॉपर्टी ऑफ लिविंग बीइंग। ये पॉइंट हमेशा ध्यान में रखना, कंफ्यूजन नहीं करना है। ग्रोथ कैन बी डिफाइंड एज इरिवर्सिबल परमानेंट इंक्रीज। अंडरलाइन करो, एनसीईआरटी में मार्क करके रखो। लिविंग के केस में इरिवर्सिबल नहीं बनेगा। जैसे जस्ट सपोज कि हम कहें कि मेरा हाथ ग्रो कर गया और फिर हम कहें भाई ये हाथ मेरे को काम नहीं करना, भी इस हाथ को अंदर ले जाओ, इस ग्रोथ को डिग्रेड कर दो, तो ऐसा तो पॉसिबल नहीं है, नहीं होता है। क्लियर? तो इरिवर्सिबल है ग्रोथ। ग्रोथ इज ऑलवेज इरिवर्सिबल इन लिविंग केस। बट अगर हम कहें कि ये रॉक है, ये सर्टेन रॉक है, इस पे डिपोजिशन चल रहा है, डिपोजिशन चल रहा है, ये बढ़ता जा रहा है, उसके बाद हमने एक मशीन को यूज किया और इसको घटा दिया,
तो दिस इज रिवर्सिबल, समझ रहे हो? तो नॉन लिविंग के केस में ग्रोथ रिवर्सिबल हो सकता है, एक्सट्रिंसिक होता है, बाहर की साइड से होता है। What is growth? Growth can be defined as an irreversible, permanent increase in size of an organ or its part or even of an individual cell. एक ऑर्गन में, एक किसी उसके पार्ट में या एक सिंगल सेल के अंदर भी हम उसके साइज को बढ़ना, इंटरनल साइज को बढ़ना क्या कह रहे हैं? ग्रोथ, जो परमानेंट है। क्लियर? समझ में आ रहा है? इंडिविजुअल सेल या देखो अभी नॉन लिविंग से और एक एग्जांपल सुनो। अगर ये लकड़ी का टुकड़ा है, इसको हम कह रहे हैं पानी में सोक करके रखना है, तो इसकी साइज इंक्रीज कर जाएगी। क्लियर? फिर इसको पानी से बाहर निकाल दिया, फिर ये डिक्रीज कर जाएगा। तो इट इज रिवर्सिबल। जब आप रेनी सीजन में देखते हो आपके दरवाजे बड़े हो जाते हैं, साइज में बंद होने में दिक्कत आती है, लेकिन फिर जैसे समर सीजन आता है वो फिर से रिड्यूस हो जाता है। तो नॉन लिविंग में इट इज रिवर्सिबल, बट लिविंग में irreversible. Generally, growth is accompanied by metabolic process, both anabolic and catabolic, that occur at the expense of energy. ग्रोथ कैसे है? इंटरनल हो रहा है। इंटरनल है तो मतलब उसमें मेटाबॉलिस इन्वॉल्व है, मेटाबॉलिस चल रही है तो वहाँ एक्सपेंसेस ऑफ एनर्जी आपको दिख ही रहा है। अभी आपने देखा प्रोसेस में एटीपी या तो फॉर्म हो रहा है, यूज हो रहा है, फॉर्म होता है तो भी एटीपी आप यूज करते हो। ठीक है, एनाबॉलिक हो रहा है, कोई सिंथेसिस कर रहे हो तो भी एटीपी यूज हो रहा है। सिंपल ट्रांसपोर्टेशन कर रहे हैं, एक्सेल के अंदर कुछ पहुंचाना है तो भी आप एटीपी को यूज करके एक्टिव ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं। Therefore, for example, expansion of a leaf is growth. अब देखो यहाँ थोड़ा समझने वाली चीज है। Growth is accompanied by metabolic process, both anabolic and catabolic, that occur at the expense of energy. This is MCQ. Statement wise ये MCQ है आपका। फिर growth की definition क्या थी? Irreversible, permanent increase in size of an organ, its part, and even an individual cell. अब कुछ एग्जांपल दिया, एकदम अटेंटिव होकर सुनना। फॉर एग्जाम्पल, एक्सपेंशन ऑफ अ लीफ इज ग्रोथ। जब आपकी नई लीफ बनी है बड से, कितनी बड़ी है, फिर वो बड़ी हो रही है, फिर वो बड़ी हो रही है। जितना लिमिटेड है, स्टार्टिंग में बताया मैंने, लीफ का उस स्पीसीज के लिए एक लिमिटेड साइज होगा, वहां तक एक्सपेंशन क्या हो गया, उस लीफ की ग्रोथ हो रही है। तो उस ऑर्गन का इंटरनल ग्रोथ हुआ, बट इंटरनली वो ग्रोथ कैसा है? वो नंबर ऑफ सेल्स बढ़ा के भी हो सकता है एंड साइज ऑफ ऑर्गन भी हो सकता है। समझना इस चीज को, तो दोनों ऑप्शन करेक्ट होते हैं। एक्सपेंशन ऑफ अ लीफ इज अचीव्ड बाय द इंक्रीजिंग इन नंबर ऑफ सेल एंड morphologically increase in size. Both are growth. Is it clear? How would you describe the swelling of piece of wood when placed in water? अभी अभी बताया मैंने, ये क्या हो गया? नॉन लिविंग है। एंड यहीं पे लिख लो रिवर्सिबल, रिवर्सिबल। Plant growth is generally indeterminate. Plant growth is unique because plants retain the capacity of unlimited growth throughout their life. पूरे प्लांट की अगर हम बात करें तो ग्रोथ कैसी है? अनलिमिटेड। तो उसकी लाइफ स्पैन पे डिपेंड है। अगर 1 साल की लाइफ है, एनुअल प्लांट है, तो 1 साल में भी वो अनलिमिटेड ग्रोथ करके खत्म हो। कई सालों की 100 साल का बनियान ट्री है, देन उस बनियान ट्री में अनलिमिटेड ग्रोथ चल रही है, 100 साल तक चल रही है। ठीक है, दिस एबिलिटी ऑफ द प्लांट इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ मेरिस्टेम, पता है हमें, एट सर्टेन लोकेशन इन देयर बॉडी। कल पूछेंगे कौन कौन सा लोकेशन है। क्लियर? द सेल्स ऑफ सच मेरिस्टेम हैव द कैपेसिटी टू डिवाइड एंड सेल परपेटुएट। मेरिस्टेमेटिक सेल की कैपेसिटी है डिवीजन की, परमानेंट सेल कांट डिवाइड है। द प्रोडक्ट, अब प्रोडक्ट ध्यान में रखो, ये मार्क कर लेना। द प्रोडक्ट, हमने एक डिवीजन में तुम्हें बताया था कि मेरिस्टेमेटिक सेल है, डिवाइड किया, मेरिस्टेमेटिक सेल है, डिवाइड करेगा, दूसरा मेरिस्टेमेटिक सेल बनेगा एंड एक परमानेंट सेल बनेगा। क्लियर? ये डिफ्रेंशिएट कर जाएगा। ये मेरिस्टेमेटिक सेल फिर से डिवाइड करेगा, मेरिस्टेमेटिक सेल एंड परमानेंट सेल। ये आगे गया, ये डिफ्रेंशिएट कर जाएगा, ये फिर से डिवाइड करेगा। तो एक हम लोगों ने कॉमन एग्जांपल लिया था कि 128 सेल्स बनने के लिए कितनी बार मेरिस्टेम सेल को डिवाइड करना पड़े, कितनी बार, क्योंकि हर एक साइकिल में एक मेरिस्टेम चल रही है, एक 120 है। तो परमानेंट
सेल जब भी आप आगे इस साइकिल को चलाओगे तो आपकी एक रहेगी मेरिस्टेमेटिक, एक रहेगा परमानेंट। तो ये वाला जो है ये आपका क्या हो रहा है, प्रोडक्ट। ध्यान से देखो बच्चा, एकदम अटेंटिव है ना। ये है आपका प्रोडक्ट। मेरिस्टेमेटिक सेल तो प्रोडक्ट बनाने के लिए ना बेटा, तो जो भी परमानेंट सेल बन रही है, परमानेंट सेल बन रही है, वही आपकी प्रोडक्ट है, उसी के बारे में लिख रहा है यहाँ पे। द प्रोडक्ट हाउएवर सून लूजेस द कैपेसिटी टू डिवाइड, दैट इज यहीं पे ब्रैकेट में लिखो परमानेंट सेल, एंड सच सेल्स मेक अप द प्लांट बॉडी। वही तो रिस्पॉन्सिबल है जो हमने अभी पहले पूछा था कि प्लांट ग्रोथ करके डिफरेंशिएट एक अचीव कर चुका है, एक स्ट्रक्चर, एक ऑर्गन को अचीव कर चुका है, तो वो कैसी सेल का बना हुआ, वो कैसे सेल का बनेगा, आपका परमानेंट सेल का बनेगा। परमानेंट सेल क्या है, मेरिस्टेमेटिक सेल के डिवीजन का प्रोडक्ट है। हर मेरिस्टेमेटिक सेल डिवाइड करेगी तो एक परमानेंट सेल, एक मेरिस्टेमेटिक सेल डिवाइड करते जाएगा, एंड जो आपका प्रोडक्ट है इसको हाईलाइट कर लेना, दिस इज क्वेश्चन। एंड सच सेल मेक्स अप द प्लांट बॉडी, एंड फाइनली आपका प्लांट का ऑर्गन बॉडी सब डेवलप हो जाएगा। दिस फॉर्म ऑफ ग्रोथ wherein new cells are always being added to the plant body by the activity of the meristem is called the open form of growth. तो ओपन फॉर्म ऑफ ग्रोथ, अब यहाँ पे देखो मार्क करके रखना, ओपन फॉर्म ऑफ ग्रोथ कैसे हुआ, एक सेल से दो, एक सेल दो, ये एक ही रह गया, ये फिर से दो, ये एक ही रह गया, तो ये एक एक आपका ऐड हो रहा है, और ये ओपन है, ये बार बार डिवाइड करेगा, इसके पास ओपन चैनल है कि डिवाइड डिवाइड कर सकता है और एक एक सेल को ऐड करता जाए। जैसे अभी मैंने पूछा 128 के लिए, तो -1 करते हैं, 127 डिवीजन करेगा। समझ में आ रहा है, पहले भी बताई हुई है ये बात। हर एक जैसे टोटल हमें सपोज कि 100 सेल्स बनानी है, तो 100 सेल्स बनानी मतलब परमानेंट सेल की बात हो रही, और हर एक डिवीजन से सिर्फ हमें एक परमानेंट सेल मिल रहा है, तो हमें कितना, एक सेल से 99 डिवीजन जब करोगे आप, तब जाके आपको 100 मिलेगा। आर यू गेटिंग माई पॉइंट बेटा, तो हमेशा वो -1 में रहेगा। और इस तरीके की ग्रोथ को हम क्या कह रहे हैं, ओपन फॉर्म ऑफ ग्रोथ। एक ग्रोथ, एक सेल हमेशा ओपन है जो कि आपकी ग्रोथ एंड डिफ्रेंशिएट करेंगे, ग्रोथ एंड डिफ्रेंशिएट, ये डिफ्रेंशिएट करने जा रहे हैं, ये फिर से डिवाइड करेगा, ये डिवाइड करेगा। This form of growth wherein new cells are always being added to the plant body by the activity of the meristem is called the open form of growth. कितना टाइम हो गया, चलो ठीक है। What would happen if meristematic cases मेरिस्टेम ceases to divide? अगर मेरिस्टेमेटिक डिवीजन रुक जाए तो क्या होगा, ये तो हमें सबको पता है, फिर क्या डिफरेंशिएशन, क्या फॉर्मेशन, सब रुक जाएगा। ठीक है, कोई डैमेज हुआ तो रिपेयर रुक जाएगा, मेरिस्टेम सेल नहीं फॉर्म हुई तो सेकेंडरी ग्रोथ रुक जाएगी। ये सारी चीजें अपने को एकदम ध्यान में रखना है। डज दिस एवर हैपन, मेरिस्टेमेटिक सेल का डिवीजन कभी रुकता है टिप पे, कभी रुकेगा, रुकेगा तो इंटरस्टिशियल, अगर टिप गायब हो गई तो इंटरस्टिशियल डिवीजन होगा। एवर हैपन तो नहीं होगा, सिर्फ और सिर्फ परमानेंट सेल में ही वो प्रोसेस रुक सकती है, पर एजिंग के साथ खत्म हो जाएगी। इन चैप्टर 6 मतलब एनाटॉमी, यू हैव स्टडीड अबाउट द रूट एपिकल मेरिस्टेम एंड द शूट एपिकल मेरिस्टेम, ये सब होमवर्क है, आज रिवाइज करना। यू नो दैट दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्राइमरी ग्रोथ ऑफ द प्लांट्स एंड प्रिंसिपली कंट्रीब्यूट टू द elongation of the plant along their axis। ठीक है, अब ये जब हमने एक मेरिस्टेमेटिक सेल से, बार बार हम ये इमेज बना रहे हैं, ध्यान से देखते रहो। ठीक है, ये मेरिस्टेमेटिक है, ये मेरिस्टेमेटिक है, ये परमानेंट बन सकती है, लेकिन अभी ये डिवाइड करेगी, डिफ्रेंशिएट करेगी, ग्रो करेगी, देन ये परमानेंट सेल बनेगी। क्लियर बेटा, तो ये प्रोसेस जो हो गया, दिस इज एलोंगेशन, मैचुरेशन। एलोंगेशन पहले बढ़ेगा, फिर वो जब अपना, अब ये जब सपोज ये परमानेंट सेल तुम्हारी बन गई जाइलम ट्रैकेट, भले ही वो डेड है लेकिन ये स्पेसिफिक है, तो दैट इज मैचुरेशन। तो स्टेजेस एकदम सीक्वेंस में याद होनी चाहिए आप, डिवीजन, elongation, then maturation, and principally contribute to the elongation of the plants along their axis। अब जस्ट हम नोड इंटरनोड वाला कॉन्सेप्ट देख लेते हैं।
ये स्ट्रक्चर है दो नोड के बीच में, इलोंगेशन हुआ, साइज ऑफ स्टेम बढ़ गया, एंड ये इलोंगेशन करने से इंटरनोडल स्पेस बढ़ गया। ठीक। You also know that in dicotyledons plant and gymnosperm the lateral meristem जो कि सेकेंडरी ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा, वेस्कुलर कैम्बियम एंड क्वार कैम्बियम क्या क्या है, लेटरल मेरिस्टेम। ठीक। अपीयर लेटर इन लाइन, ये सेकेंडरी ग्रोथ के टाइम ही बनेंगे, कल इनसे भी रिलेटेड क्वेश्चन पूछेंगे। These are the meristems that cause the increase in girth of the organs in which they are active. जहाँ पे एक्टिव होंगे वहां पे उसकी चौड़ाई को बढ़ाएंगे, सर्कमफेरेंस को बढ़ाएंगे। This is known as the secondary growth of the plant. फटाफट से ये इमेज देखते हैं और कंक्लूड करते हैं। अब हम ये बहुत, इसमें कुछ भी ऐसा नहीं है, हमें पता है ये एपिकल टिप की बात हो रही है तो शूट टिप पे एंड रूट टिप पे हमारा मेरिस्टेम होता है। अब देखो यहाँ पे मेरिस्टेम की बात कर रहा है इसलिए रूट टिप लिख दिया है, लेकिन हमें नॉलेज के लिए पता है कि यहाँ पे रूट कैप होना चाहिए, तो इमेज पे नहीं जाना है, अपनी नॉलेज हमेशा अपने लिए प्रायोरिटी है। रूट कैप के बारे में पूछेगा तो हमें बताना है, अदरवाइज मेरिस्टेमेटिक रीजन प्रेजेंट एट द रूट टिप, और ज्यादा उसका अप्रोप्रिएट आंसर क्या है, सब टर्मिनल रूट कैप के बाद। क्लियर। तो शूट मेरिस्टेम सेल डिवाइड कर रही है, ऐड हो रहा है, अब टूवर्ड्स द बेसल पार्ट ऐड करता है शूट टिप, मतलब नीचे की तरफ, एंड रूट टिप टूवर्ड्स द एपेक्स, अपने पीछे ऐड करेगा। क्लियर, दोनों अपने पीछे ऐड कर रहे हैं ये, लेकिन ये टूवर्ड्स द एपेक्स, या ये तुम कह लो निगेटिव जियोट्रॉपिक, ग्रेविटेशनल फोर्स के अगेंस्ट, एंड ये आपका पॉजिटिवली जियोट्रॉपिक है। समझ में आया बेटा दोनों पॉइंट। ग्रोथ कर रहा है ये टूवर्ड्स द, पीछे दोनों ही है अपने, लेकिन ये टूवर्ड्स द एपेक्स कर रहा है, ये टूवर्ड्स द बेस कर रहा है। तो किसी भी तरीके से आपसे पूछ सकता है, बेस नीचे की तरफ, एपेक्स अपर की तरफ। ओवरऑल ये बेस ही है, लेकिन ये अपने बेस के ऊपर कर रहा है ऐड, ये अपने बेस के नीचे कर रहा है, तो ये प्लांट के बेसल की तरफ ऐड करेगा। शूट सिस्टम, देन ये आपका प्राइमरी ग्रोथ हो गया। अब ये बर्थ की बात कर रहा है, वेस्कुलर कैम्बियम दिया हुआ है, तो वेस्कुलर बंडल के बीच में जो कैम्बियम बनेगी, वेस्कुलर कैम्बियम, ठीक, उससे हमारी गर्थ बढ़ेगी प्लांट की। फिर वेस्कुलर बंडल रूट का दिखा रहा है, वहां पे भी सेकेंडरी ग्रोथ को शो करेगा, सेकेंडरी ग्रोथ। बहुत इंपॉर्टेंट इमेज है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आया भी नहीं अभी कई टाइम से। डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ लोकेशन ऑफ रूट एपिकल मेरिस्टेम, रूट के एपेक्स पे रूट कैप होता है, ये हमें ध्यान में रखना है, यहीं पे ब्रैकेट में लिख लेना। शूट एपिकल मेरिस्टेम एंड वेस्कुलर कैम्बियम एरोस एग्जिबिट द डायरेक्शन ऑफ ग्रोथ ऑफ द सेल्स एंड ऑर्गन। डायरेक्शन के लिए मैंने बता दिया, अपने बैक साइड में वो ऐड करेगा, मेरिस्टेम सेल कभी भी अपने आगे नहीं ऐड करेगी, अगर इधर आपके परमानेंट सेल बनेगी तो ये ग्रोथ नहीं कर पाएगा, ये अपने पीछे की तरफ ही ऐड करेगा। क्लियर है यहाँ तक। अब इसके आगे कल देखें। यहाँ तक क्लियर है बच्चा सबको। हेलो आकाश, आशना, इकरा, ईशा, मनाली, कीर्ति, मीनार, पृथ्वी, विदुला, प्रति, इज इट क्लियर। कुछ नया ऐसा नहीं बहुत पढ़ाया आज, सब कुछ पढ़ी पढ़ाई बातें थी। एक बार बंद करके अच्छे से एनसीईआरटी को देखो पढ़ो, तो तुम्हें सब चीजें एक दूसरे से रिलेट रहेगी। होमवर्क सबको एनाटॉमी रिवाइज करना है आज, एनाटॉमी रिवीजन। चलो बाय बाय, टेक केयर। कुछ भी डाउट हो तो पूछ लेना। बाय बाय बच्चा, गुड डे। और सब अपने हेल्थ का ध्यान रखो, अटेंटिव रहो, बाहर बाहर नहीं घूमना, केसेस बढ़ रहे हैं रत्नागिरी में। चलो बाय।